नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो हिंदी व्याकरण की शुरुआत है वो भाषा और व्याकरण से ही होती है। यानी कि हम हिंदी व्याकरण के शुरुआत में सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों, भाषा का मतलब ये है कि हमारे जो विचार होते हैं या जो भाव होता है उनको, उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं उनको प्रकट करने के लिए हम जिसका सहारा लेते हैं बच्चों, यानी कि जिन चिन्हों का, संकेतों का जो सहारा लेते हैं वही भाषा होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाषा है जो शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। यानी कि एक संस्कृत की जो धातु है भाष, उसी शब्द से जो ये भाषा शब्द का निर्माण हुआ है बच्चों, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे भाव होते हैं या हमारे जो विचार होते हैं उनकी अभिव्यक्ति को हम प्रकट करते हैं, उसके लिए हमें जिसका सहारा लेना होता है उसी को ही बच्चों भाषा कहते हैं। तो हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में, यानी कि बच्चों देसी अर्थों में कहें, जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था, यानी कि हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उसकी व्यवस्था को प्रयोग में लाई जाती है, उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विचारों और हमारे जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वही क्या है, भाषा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यानी कि हम अपने विचारों को सोचते हैं और उसको हम मुख के द्वारा, यानी कि बोलकर ध्वनि का उच्चारण करके प्रकट करते हैं। वही बच्चों जो माध्यम है, जो उसका माध्यम है, वही क्या है, भाषा है। आगे बच्चों, अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं तो बच्चों उसे ही भाषा कहते हैं। तो यही लिखा है कि जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर, यदि हम लिख रहे हैं तो हम अपने विचारों को या भावों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं या फिर बोलकर प्रकट कर सकते हैं। अगर बच्चों हम अगर श्रोता का काम करेंगे तो हम इसको कहें कि दूसरों के विचारों को हम या तो सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों उसी के लिए भी हमें एक माध्यम की जरूरत होती है, वो माध्यम ही बच्चों क्या कहलाता है, भाषा। तो बच्चों आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भाषा है उसको सरल शब्दों में, यानी कि हमारे जो विचारों और हमारे जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त करने की जो का माध्यम है, जो ध्वनि है, जो संकेत हैं, वही क्या है बच्चों, भाषा है। आगे है बच्चों भाषा के भेद। एक है बच्चों लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। तो बच्चों भाषा का वह रूप जिसमें भाषा को लिखकर, जिसमें शब्दों को या अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो बच्चों वो भाषा का कौन सा रूप होगा, लिखित रूप। और मौखिक रूप की अगर बात करें तो अपने विचारों को और भावों को यदि हम बोलकर प्रकट करते हैं तो बच्चों वो वाला जो भाषा का भेद होगा वो होगा मौखिक भाषा। जैसे बात करते हैं कि जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने ही विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो बच्चों यही बताया था आपको, जब हम विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो जो माध्यम है भाषा का, वो कौन सा माध्यम होगा, लिखित माध्यम होगा। जैसे ग्रंथ, अब बच्चों ग्रंथ है उसको हम लिखकर ही उसमें हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। पुस्तक है तो बच्चों पुस्तकों में भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। और जैसे अखबार है और पत्र पत्रिकाएं हैं, इन सब में भी जो हमारा माध्यम है वो लिखित होता है। आगे अगर बच्चों मौखिक भाषा की बात करें तो आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं। अब मान लो आमने सामने व्यक्ति बैठे हैं तो वो परस्पर अगर बातचीत करेंगे तो वो मुख से बोलकर, यानी ध्वनि का उच्चारण करेंगे बच्चों, तो वो भाषा का जो माध्यम होगा वो होगा उसका मौखिक माध्यम। अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नाटक, तो बच्चों नाटक में
व्यक्तियों द्वारा जो मुख से बोलकर यानी कि उच्चारण कर कर भाषा का जो माध्यम है, मुख से उच्चारण किया जाता है, वही भाषा का कौन सा माध्यम है? मौखिक माध्यम। समाचार सुनना, तो समाचार बच्चों हम सुनते हैं, तो समाचार में जो भाषा का माध्यम होता है वो क्या होता है? मौखिक होता है, यानी कि समाचार बोले जाते हैं और उसी में श्रोता जो होते हैं वो उसे सुनते हैं। संवाद हो गया बच्चों और भाषण हो गया, ये सारे क्या हैं? भाषा के मौखिक रूप हैं। तो बच्चों भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में भाषा का माध्यम लिखित होता है और मौखिक भाषा में भाषा का माध्यम बोलकर यानी कि मुख से बोला जाता है, जो वो होता है यानी कि मौखिक माध्यम होता है। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास बोली। ठीक है, तो बोली के बारे में, तो बच्चों बोली और भाषा में क्या फर्क होता है? ठीक है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा का जो माध्यम होता है वो होता है बच्चों बोली। जैसे मान लो एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो लोगों के द्वारा जो भाषा यानी कि जो लिपि या भाषा यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है बच्चों, वो क्या होती है? बोली होती है। अगर कहें तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि सीमित क्षेत्र में जो भी भाषा प्रयोग में लाई जाती है बच्चों, उसका कोई भी लिखित रूप नहीं होता, वो उस क्षेत्र की बोली होती है। और सीमित क्षेत्र के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वही क्या होती है? बोली होती है। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका साहित्य क्या होता है? मौखिक होता है। तो बच्चों सीमित क्षेत्र में जो हम भाषा बोलते हैं वो बोली होती है, इसका लिखित रूप नहीं होता क्योंकि इसे सिर्फ बोलकर प्रकट किया जाता है इसमें विचारों को। तो इसका जो साहित्य होता है वो सिर्फ क्या होता है? मौखिक ही होता है। लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है। अब बच्चों भाषा है उसको लिखा जा सकता है। अगर बात करें हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा को हम लिख सकते हैं और बोलकर भी भावों को प्रकट कर सकते हैं। बात करें बच्चों अगर हम संस्कृत की, तो संस्कृत एक भाषा है जिसका लिखित में भी माध्यम होता है और मौखिक भी माध्यम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है। अब बच्चों कुछ ऐसी बोलियां होती है सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो साहित्य का भाग ले लेती हैं। तो बच्चों हमारे जैसे भारत में पंजाबी है और जो मराठी है, तो बच्चों ये कुछ भाषाएं हैं जो सीमित क्षेत्र की भाषाएं थी। बाद में बच्चों इन्होंने साहित्य का रूप ले लिया और ये भाषा का लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो गया इसका। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे है बच्चों व्याकरण। अब बच्चों व्याकरण क्या होता है? बच्चों सबसे पहले हमें अपने भावों को और विचारों को प्रकट करने के लिए जरूरत होती है भाषा की। तो बच्चों भावों और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो होता है भाषा। अब बच्चों आगे अगर बात करें भाषा को हमें शुद्ध रूप में लिखना है या बोलना है, तो बच्चों उस शुद्ध रूप में लिखने या जानने की जो विधि होती है उसे ही हम कहते हैं व्याकरण। यानी कि भाषा का शुद्ध रूप क्या होता है बच्चों? व्याकरण ही होता है। जैसे व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। और शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि व्याकरण से हमारा मतलब ये है कि अगर किसी भाषा है उसको हम पढ़ना है या लिखना है और अगर बोलना है और उसको शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना है, तो बच्चों उसके लिए जिसकी जरूरत होती है वही होता है बच्चों व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है और व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का भी ज्ञान होता है। यानी कि व्याकरण से हम जो भाषा में जो त्रुटियां हैं उसका पता लगा सकते हैं और भाषा को सही यानी कि उसका भाषा का जो सही अनुवाद कर सकते हैं और भाषा में जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सही कर सकते हैं। तो भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की जरूरत होती है और इन्हीं नियमों की जानकारी हमें बच्चों कहाँ से मिलती है? व्याकरण से मिलती है। आगे है बच्चों हमारे पास लिपि।
तो बच्चों किसी भी भाषा को लिखने के लिए, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का सहारा लिया जाता है बच्चों, वही लिपि, यानी उस भाषा को लिखने का जो माध्यम होगा वो बच्चों उस भाषा की क्या होगी, लिपि होगी। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जो हमारी हिंदी भाषा है उसको जो बच्चों लिखने वाली जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, यानी कि जो उसके संकेत हैं वो देवनागरी रूप में है, इसलिए जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में है। तो देखते हैं बच्चों कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। और लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। और सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। तो बच्चों जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की जो लिपि है, यानी कि उनके जो संकेत चिन्ह हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो बच्चों अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही उस भाषा की क्या होती है, लिपि होती है। आगे बच्चों भाषा के अंग। तो बच्चों भाषाओं के अंग में हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वर्ण विचार, और एक होता है हमारा शब्द विचार, और एक होता है हमारा वाक्य विचार। बच्चों वर्ण यानी कि हिंदी भाषा अगर बात करें, भाषा के अंदर जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उससे संबंधित व्याकरण की दृष्टि से उस पर जो विचार, उसका जो भाव या अभिव्यक्ति है उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। बच्चों इनके बारे में हम विस्तार से अलग से अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि ये होता क्या है। तो बच्चों शब्द विचार में यानी कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्दों की जो अभिव्यक्ति है, उनका जो अर्थ है, उस पर जो उसका जो विस्तारित रूप है बच्चों वो क्या होगा, शब्द विचार। और बच्चों काफ़ी शब्दों और क्रियाओं के मेल से बनता है वाक्य, और इन वाक्यों की अभिव्यक्ति और भाव और इससे का जो विस्तारित रूप होगा बच्चों वो होगा वाक्य विचार। इसके लिए बच्चों हम अलग से अध्याय में पढ़ेंगे। तो भाषा के अंग होते हैं बच्चों वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो किसी भी वाक्य का जो सबसे छोटा भाग होता है वो वर्ण होता है, उससे जो बड़ा भाग होता है बच्चों वर्णों के मेल से वो शब्द होता है, और सबसे बड़ा भाग यानी कि शब्दों के मेल से जो बनता है वो होता है वाक्य। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ही जो हमारा हिंदी व्याकरण का शुरुआती भाग है जिसमें हमने जाना भाषा और व्याकरण के बारे में बच्चों, वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।